So, good morning, friends. Good morning, all of you. So, welcome you to आयुर्वेदा रेडी चैनल. ओके, चलो. सो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज उपसर्ग. उपसर्ग आप सभी को पता है, आप सबके कॉलेज में हो भी गया होगा उपसर्ग पढ़ाकर. ये आप सबको उपसर्ग की मीनिंग पता चलेगा. आपको उपसर्ग में वाक्य बनाना भी आता होगा. जिनको नहीं आता होगा वो आज सीख जाएंगे कैसे बनाते हैं संस्कृत में वाक्य, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में उपसर्ग से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन कंपलसरी आएंगा ही आएगा. कौन से भी 5 उपसर्ग करेंगे उसका मीनिंग प्लस उसका उपसर्ग के 4 एग्जाम्पल्स, और 4 एग्जाम्पल्स में से कौन से भी 4 जो एग्जाम्पल्स लिखे आपने वो 4 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल को 2 अलग अलग उदाहरण में आपको वो एग्जाम्पल शो करना है. तो वो उपसर्ग से ही जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है ना 4 भी, तो वो आपको शो करना है उस 2 उदाहरण में अलग अलग. ठीक है, लेकिन संस्कृत में, हिंदी अपनी भाषा में नहीं, संस्कृत में बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में आपको बताना है. ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक उपसर्ग, दैट इज उपसर्ग. उपसर्ग. अब उपसर्ग शब्द बना कैसे, कौन कौन से शब्द जुड़कर उपसर्ग शब्द बना है, या कौन से धातु जुड़ के, या कौन से प्रत्यय जुड़कर. ओके, चलो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति, फिर व्याख्या देखते हैं. उत्पत्ति देखते हैं और व्याख्या देखते हैं. उत्पत्ति देखेंगे सबसे पहले, फिर एकदम व्याख्या. ओके, तो चलो उत्पत्ति क्या बोलती है कि उपसर्ग में सरज धातु उप उपसर्ग में सरज धातु प्लस गीह प्रत्यय. कौन सा प्रत्यय? गीह प्रत्यय. ये प्रत्यय है, ये धातु है, और ये मतलब ये उपसर्ग ही है. उप का उपसर्ग ही होगा ना, और क्या हो सकता है. सो उपसर्ग में सरज धातु को जोड़कर प्लस के साथ घीय प्रत्यय जोड़कर हमारा उपसर्ग शब्द बना है. कौन सा शब्द बना है? उपसर्ग शब्द फॉर्म हुआ है. ओके, अब उपसर्ग की हम देखते हैं व्याख्या. कुछ नहीं, सिंपल उपसर्ग. हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं. आज हमारा पार्ट 1 उपसर्ग रहेगा, जिसमें हम सिर्फ 11 उपसर्ग पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हम आगे 11 पढ़ेंगे. टोटल कितने होते हैं? 22. ओके, सो प्रकार उत्पत्ति हो गया. उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं दैट इज व्याख्या, मतलब सूत्र. देखिए, व्याख्या या परिभाषा मतलब एक ही चीज होता है. परिभाषा में हम सूत्र लिखते हैं, व्याख्या में डायरेक्ट श्लोक लिख के उसके मीनिंग लिखते हैं. ओके, चलो व्याख्या क्या बोलती है उपसर्ग की? उपसर्ग क्रिया योगी. व्याख्या ये बोलती है कि उपसर्ग क्रिया योगी. ठीक है, इसकी व्याख्या है, बस खत्म. इस व्याख्या में क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं कि धातु या शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं, धातु या प्रत्यय, धातु या शब्द के पहले जो लगने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. ये क्या बोलती है व्याख्या? धातु या शब्द के पहले जो लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि हमेशा धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लगना अनिवार्य नहीं होता है, कि हमेशा ही धातु के पहले उपसर्ग होना ही चाहिए या शब्द के पहले उपसर्ग लगना ही चाहिए, ऐसा अनिवार्य मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है. ओके, सो एक नोट करके लिख लीजिए कि आपको ध्यान में रहेगा आखिरी तक. कैसा अगर ऐसे उदाहरण आ सकता है आपको, तो भी देगा कौन से दूसरे टॉपिक में से उदाहरण दे देगा उपसर्ग वाला. तो आपको समझ आना चाहिए कि हर धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लगना अनिवार्य नहीं है, बाद में भी लग सकते हैं. कुछ उपसर्ग बाद में लग सकते हैं कुछ दूसरे टॉपिक के उदाहरण में. ओके, सो याद रखिएगा कि हर
धातु या शब्द, हर धातु या शब्द शब्द के पहले उपसर्ग, क्या उपसर्ग, उपसर्ग लगे, यह अनिवार्य, यह अनिवार्य नहीं है। ओके, यह अनिवार्य नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। ओके, 2 मिनट्स। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने क्या बोला कि हर धातु या शब्द के पहले उपसर्ग लगे, यह अनिवार्य नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है कि हर धातु या शब्द के पहले उपसर्ग होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग तो लगते ही धातु या शब्द पहले। अभी आप तो सिर्फ तैयारी की व्याख्या नोट आप दे करके लिख लीजिए, बस ध्यान रख सकते लिख लीजिए। ओके, बाद में कोई नोट काम आ सकता है आगे चल के। ओके, चलो अब हम देखते हैं। सबसे हम देखेंगे यार उपसर्ग। अब मैं आपको लिस्ट लिख के दे सकता, आपको मैं लिस्ट लिख के, आप सबको पता है 22 उपसर्ग कौन कौन से, क्योंकि आप सबके कॉलेज में उपसर्ग टॉपिक हो चुका है। जहां तक मुझे आइडिया है कि आप सबके कॉलेज में और पूरे उपसर्ग के उपसर्ग टॉपिक हो ही चुका है, आई गेस। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में तो हो चुका है, क्योंकि मैंने पता भी लगाया, तो जहां तक मुझे पता है। ओके, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ 11 उपसर्ग देखेंगे हम। सबसे पहले हम सिर्फ आज हम देखेंगे सिर्फ 11 उपसर्ग, उनके 4 एग्जाम्पल्स, और उन 4 एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल या एक एग्जाम 2 एग्जाम्पल का हम 2 संस्कृत वाक्य, 2 संस्कृत उदाहरण, उन 2 एग्जाम्पल के 2 संस्कृत उदाहरण। ठीक है, इतने हम देखेंगे आज 11 उपसर्ग। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करें, डायरेक्ट हम उपसर्ग चालू कर देते हैं। चलो लिखो फटाफट। पहला उपसर्ग आता है हमारा प्र, फर्स्ट नंबर डाल के लिखे। पहला उपसर्ग प्र, पहला उपसर्ग होता है प्र। पहला उपसर्ग होता है प्र। प्र, प्र का अर्थ होता है दैट इज अधिक, मीन्स आगे, अधिक या आगे। प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक, मतलब ज्यादा या आगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, 3 से 4 मीनिंग होते हैं, लेकिन मैंने 2 मीनिंग बता रहा हूँ। 2 मीनिंग लिखना काफी है। ओके, लिमिटेड है इतना लिखना। ओके, प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। अब इसके 4 उदाहरण कौन से, इसके 4 उदाहरण कौन से, इसके एग्जाम्पल्स कौन थे? उदाहरण, हम उदाहरण 4 देखने का है, तो देखिए इसके 4 उदाहरण होते हैं। दैट इज प्रकृति, पहला उदाहरण होता है प्रकृति। दूसरा उदाहरण होता है प्रकृति प्रणाम। तीसरा उदाहरण होता है प्रभवती। चौथा उदाहरण होता है प्रचंड, दैट इज प्रचंड। ओके, ठीक है। चलो, सो हम बनाएंगे संस्कृत सेंटेंस इसका, ये प्रभावित प्रभावित का बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस करके लिख लीजिए, सेंटेंस नोट कर लीजिए और रट्टा मार लीजिए सेंटेंस को। ठीक है, क्योंकि आपको 5 मार्क के लिए जो आने वाले हैं, 5 या 10 मार्क के लिए आएगा, आएगा तो 5 मार्क के लिए ज्यादा ज्यादा पॉसिबली 5 मार्क की ऐसे कि मैं पूछता है तो आपको एटलीस्ट एक सेंटेंस, एक उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखना नहीं चाहिए। और ये कैसे बने? प्र प्लस आकृति, प्र प्लस इनाम, प्र प्लस भवती, प्र प्लस प्रचंड। आपको ऐसे विग्रह करके लिखने का है, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट लिखते हो 4 उदाहरण, तो ये आपको मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि 1 मार्क है इसके ऊपर, उदाहरण के ऊपर हाफ मार्क करते हैं और सेंटेंस के ऊपर हाफ मार्क करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे 4 उदाहरण प्र के। ओके, तो आप अगर लिखना चाहे तो इसे इसको विग्रह कर लिख सकते हैं, प्र प्लस आकृति, प्र प्लस इनाम, प्र प्लस वहती, प्र प्लस चंड, प्र प्लस अचंड या चंड होगा। ओके, सो आप लिख सकते विग्रह, नहीं भी लिखना चलेगा, लेकिन आपको बस विग्रह याद रहना चाहिए, आपको बस इनका विग्रह आना चाहिए, बस इतना आपको तो आना चाहिए। ओके, अगर आप डायरेक्ट ऐसा लिख रहे हो तो आपको इसका विग्रह आना चाहिए। ओके, क्योंकि इसी सब, इसका सबकी विग्रह इजी होती है, उपसर्ग में सबकी विग्रह
बहुत ईजी होती है विग्रह करना, उपसर्ग के एग्जाम्पल्स की विग्रह करना, ये ऐसे एग्जाम्पल्स की विग्रह करना उपसर्ग में बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटेंस। हम सेंटेंस देखते हैं भी, एक सेंटेंस देखते हैं, हिमालय गंगा, हम देख रहे हैं कौन सा, प्रवृत्ति का दिख रहा है, प्रवृत्ति का दिख रहा है, प्रवृत्ति का सेंटेंस देख रहे हो संस्कृत में, दैट इज हिमालय गंगा, हिमालय गंगा प्रवहति, हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालयात गंगा प्रवहति। प्रवृत्ति को, जब प्रवृत्ति अपना है ना, मतलब इसका मैं परिचय उपसर्ग, लेकिन प्रवृत्ति को अंडरलाइन करना, और यहाँ पे एरो, यहाँ पे ऐसे एरो देके प्र उपसर्ग लिखना, ऐसे प्र लिख सकते हैं आप, देखिए कि यहाँ पे हमने हमारा ये प्र उपसर्ग आया है, ये वाला। दूसरा लिखते हैं प्रचंड के ऊपर, दूसरा लिखते हैं प्रचंड के ऊपर, सूर्यास्त, सूर्योदय प्रचंड अस्ति, सूर्योदय प्रचंड अस्ति, सूर्योदय प्रचंड अस्ति, प्रचंड अस्ति। देखो हिमालय से गंगा बह रही है, इसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है सूर्य प्रचंड है, सूर्योदय कभी भी प्रचंड होता है, तो तेज रोशनी वाला होता है, तेज रोशनी मतलब प्रचंड। ओके, सूर्योदय सभी पता है, सूर्योदय जब होता है तो तेज रोशनी गिरती है, एकदम प्रचंड रोशनी होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बोल सकते, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है लाइट की, जब सूर्य राइज होता है। ओके, देखिएगा, सो प्रचंड अस्ति, प्रो को अंडरलाइन कर सकते, प्रचंड को प्रो को अंडरलाइन करके समझ लेते हैं। इधर प्रो को अंडरलाइन करना, बस लिखना नहीं है, सैरो मार के प्रो लिख देना, प्रो को अंडरलाइन करना कि प्रो उपसर्ग हमारे इसमें आ गया। ओके, ठीक है, सो ये दो उदाहरण काफी है। ठीक है, इतने उदाहरण आप दोनों में से एक उदाहरण लिख लेना, ये याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखने का चाहिए, आपको सोचने का नहीं, इसमें आपको डायरेक्ट छापने का है, चार एग्जाम्पल छापने का है और एक सेंटेंस छापने का है संस्कृत में जैसा का वैसा। ओके, अगर जिसको बनाना आता है बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, फिर कोई टेंशन नहीं, इसको बस चार उदाहरण याद करने के, वो भी उसको याद करने के लिए, अगर उसको ये भी उदाहरण नहीं आती उदाहरण, ठीक है, नहीं तो वैसे तो वो भी ये याद कर लेगा, जिसको आते हैं, जिसको मन से बनाना आता है सेंटेंस, बनाना आता है, तो ये याद कर लेगा वो आराम से। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट उपसर्ग क्या चीज, प्र के बाद आता है परा, प्र मीन्स परा, परा के बाद परा मीन्स चारों ओर, चारों होता है उल्टा पीछे, परा मीन्स उल्टा या पीछे। नेक्स्ट होता है परा, नेक्स्ट होता है दैट इज परा, इसका मीनिंग होता है उल्टा या पीछे, उल्टा या पीछे। ओके, चलो उदाहरण लिखते हैं, चार उदाहरण लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। चलिए कहेंगे इसके, पराकरोति, पराक्रमते, पराजय और परामर्श। ओके, दैट इज पहले आता है पराकरोति, पराजय, पराक्रमते, पराक्रमते, और चौथा परामर्श, परामर्श। ठीक है, सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखते हैं हम किसके ऊपर, किसी को देखेंगे पराजय के ऊपर। हाँ, पहले देखते हैं कि परामर्श कि पराक्रम, पराजय देखेंगे। ओके, पराजय, देखिए पराजय, सैनिकम शत्रु पराजयते, सैनिकम शत्रु, सैनिकम शत्रु पराजयते, मतलब सैनिक शत्रु को पराजय करते हैं, मतलब हरा देते हैं, पराजयते आएगा। ठीक है, परा को अंडरलाइन करना बस। दूसरा क्या है, परामर्श, परामर्श,
परामर्शम देखते हैं विद्यार्थी परामर्श गृह्णन्ति, विद्यार्थी परामर्श गृह्णन्ति। इसका मीनिंग होता है कि विद्यार्थी परामर्श मतलब ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे, परामर्श का अनुसरण कर रहे हैं, विद्यार्थी परामर्श का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अंदर जो परामर्श उनको मिल रहे हैं तो वो अनुसरण कर रहे हैं। सैनिक शत्रु पर रहे थे, सैनिक शत्रु को हरा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस के सिंपल सिंपल मीनिंग है। ओके, कोई हार्ड सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर देखते हैं हम थर्ड नंबर का, डेट इज प्र परा अप। प्र परा अप, प्र परा अप, अप, प्र परा अप। अप मतलब क्या होता है? बुरा, अभाव। हम्म, बुरा अभाव। अप मतलब बुरा अभाव, बुरा अभाव। ठीक है, चलो उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण क्या है इसके? दैट इज अप, अपशब्द, अपशब्द, और क्या आएंगे? अपशब्द आएगा, अपकार आएगा, अपशब्द, अपवाद, अप, अपहरण, और अपदिशति, अपदिशति, अपहरण, अपदिशति, और अपवाद। अपकरोति भी आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा का अपकरोति आप लिख लीजिएगा। ओके, ये अपवाद। अब इसके उदाहरण, सेंटेंस, सेंटेंस देखिए, इट इज अपहरण के ऊपर, इट इज अपहरण के ऊपर। चोर धनम, चोर धनम अपहरण करोति या अपहरती, चोर धन को लूटते हैं। ओके, चोर धनम अपहरती, चोर धन को लूटते हैं। दूसरा देखते हैं, दैट इज अपदिशति, अपदिशति। मुझे तो सेंटेंस बनाना आते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके, मुझे इनके चार चार उदाहरण भी लिखने 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 जम जाएगा और मैं एक सेंटेंस बनाने आती है। ओके, ठीक है, तो आप भी यह भी सेंटेंस लिख लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए। अभी से उपसर्ग के सेंटेंस याद करना शुरू कर दीजिए संस्कृत में, तो आपको एटलीस्ट हो जाएगा फर्स्ट टर्म या सेकंड तक, आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम या सेकंड टर्म एग्जाम तक टोटल सर्किट क्लियर हो जाएगा दिमाग में, तो आपको और अच्छा रहेगा आगे चल के। ठीक है, अवदिशति देखिए तो बालक असत्यम अवदिशति, बालक असत्यम अवदिशति, मतलब बालक झूठ बोलने के दिशा में जा रहा है या झूठ बोल रहा है। ओके, जाता है या झूठ बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौथा, प्र पर अब। प्र हो गया, पर हो गया, अब हो गया, आप सुन देखिए सम। चौथा सम, सम मतलब क्या होता है? कि अच्छी तरह से, भली भांति, अच्छी तरह से,
भली भांति। ओके, और इसको उदाहरण क्या रहेगी? संहार, संहार, संजय। देखो सम में देखो ये वाला स भी लगी, कैसे लगी देखिए, ये जो म है ये मूल धातु है। ओके, ये जो म है इसमें जो हलंत लगते हैं, हलंत जो व्यंजन है ये एक मूल धातु हम सब पकड़ते हैं। सम एक मूल धातु है, तो इस मूल धातु का कन्वर्जन इस अनुसार में हो जाता है संस्कृत में। ओके, संस्कृत में यह सम अपन ऐसे समहार ऐसा नहीं बनता है। संस्कृत में ऐसा कोई रूल नहीं है। बहुत से एक दो जन को मुझे ऐसा आया था क्वेश्चन कि सर सम या सम इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है, तो मैंने उनको शायद बताया था कि सम ही होगा। मुझे लग रहा था अभी तक कि सम ही होगा, तो मैंने उनको भी सम ही बताया था। ओके, लेकिन मैंने आज में जब मैं डिटेल में देख रहा था सम के बारे में, क्योंकि सम में मुझे भी कंफ्यूजन था, तो मैं डिटेल में देख रहा था सम के बारे में। तो सम के बारे में मुझे पता चला कि सम एक मूल धातु है, तो मूल धातु का मूल धातु है तो उसका हम उसका कन्वर्जन अनुस्वार में हो सकता है संस्कृत व्याकरण में। ओके, सम एक मूल धातु है, मूल धातु को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, इस मूल धातु को पूरा हम इस सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सम, इसका मीनिंग होगा सम और एक होगा सम। ओके, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि समवार, समवार, समतुष्ट ऐसे लिख सकते हैं, संतुष्ट, समतोष, संतोष लिख सकते हैं हम, संतोष, संतोष, सम और सम। ठीक है, समकम संजयते ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो आप का कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो समकम सम, अब बस इतना रहिए कि समकम सम में भी, ओके, सम को भी इसमें भी लिख सकते हैं। ओके, सम को सम में भी इसमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज अ संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू। संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू से हम सम को सम में लिख सकते हैं। सम इज ए मूल धातु। ओके, मूल धातु कन्वर्जन इन द अनुस्वार। ओके, can convert in अनुस्वार in the Sanskrit व्याकरण, but in Sanskrit व्याकरण we do not write samahar, samatosh, samavigrah असं, this type we can't write. Okay, in the Sanskrit व्याकरण. Okay, so sam can write as a sum, so अनुस्वार. Okay, so now clear. Okay, आज मुझे भी क्लियर हो गया सम के बारे में, और आपको भी अभी क्लियर हो गया सम के बारे में। ठीक है, आप मुझे मैं भी इतना याद रख रहा हूँ कि सम में कन्वर्ट हो जाता है इन द संस्कृत व्याकरण में, और आपको भी उतना याद रखना, जितना मैं याद रख रहा हूँ आपको उतना याद रखना, बस खत्म। ओके, ना आपको ज्यादा दिमाग लगाने का इसमें। ओके, ये मूल धातु को हम इस तरह से मूल धातु का कन्वर्जन अनुसार हो जाते हैं, और इस तरह का कन्वर्जन हम देख सकते हैं। ओके, और लिख भी सकते हैं संस्कृत एज अ रूल इन द संस्कृत व्याकरण। ओके, ठीक है, तो सहार, सहार में सहार हो गया, संयोजयन्ते, संयोजयन्ते, संतोष और संभव। ऐसा संभव ठीक है, ये संभव ठीक है, ऐसा संभव लिखता था मैं तो ये गलत होता था, समभव गलत होता था, ये करेक्ट होता था, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण का रूल है। सेम सम को हम सम में कन्वर्शन होता है संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको उदाहरण पूछता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो अगर स के ऊपर टिम्ब वाला भी रहा तो उसको उपसर्ग करना। ओके, सम को नहीं, स के ऊपर टिम्ब वाले उसको करना। ओके, क्योंकि सम एक मूल धातु है, मूल धातु कन्वर्जन हम मूल धातु कन्वर्जन एग्जाम्पल लिखते हो संस्कृत व्याकरण में, मूल धातु का कन्वर्जन इस मूल धातु का कन्वर्जन संस्कृत व्याकरण में, इस मूल धातु का कन्वर्जन संस्कृत व्याकरण में उदाहरण लिखते वक्त या उदाहरण बनाते वक्त अनुसार के फॉर्म में लग जाता है। ठीक है, स के ऊपर, बस आप इतना याद रखो, मैं भी इतना याद रख रहा हूँ, ये मेरे भी अभी एग्जाम है नेक्स्ट वीक से। ठीक है, सो संभव सहार संयोजन, सेंटेंस क्या बनेंगे? देखते सबसे पहले सहार देखते हैं। सहार में, सहार में देखते हैं राजा शत्रु सहरती।
सौरचंद्र मार देता है, राजा शत्रुघ्न को मार देता है, या शत्रुघ्न का खेल खत्म कर देता है राजा सैन्य। दूसरा आता है सजयंती, सम जयंती, सन जयंती, संयो जयंती या सन जयंती, सन जयंती। इसका सेंटेंस होता है इट इज कि सर्वे सर्वे मिलित्वा सन जयंती। सर्वे मिलित्वा सन जयंती। ओके, सो सब मिलकर रहते हैं, ऐसा मीनिंग है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। सर मिलकर सन जयंती। राजा शत्रु राजा शत्रु को खत्म कर देता है। देखते हैं फिफ्थ नंबर का था हमारा प्रपर ऑप्शन अन। फिफ्थ नंबर का आता है हमारा डिस प्रपर ऑप्शन अन। अनु मीन्स होता है डिस पीछे। अनु मीन्स पीछे। अनु मीन्स क्या होता है? पीछे। पिछले एग्जाम्पल में आप वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, पिछले एग्जाम्पल में कि जो मैंने सेंटेंस बताया संस्कृत उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। ओके, चलो तो उदाहरण क्या आएंगे उसका। बहुत से उदाहरण लिख सकता हूँ, 10 से 12 उदाहरण लिख सकता हूँ इसका अभी के अभी। सो लेकिन फिर भी अनुकूल, अनुशासन, अनुभव और अनुगामी। अनुकूल, अनुशासन, अनुकूल, अनुशासन, अनुभव और अनुगामी। अनुगामी तो सेंटेंस लिखते हो दैट इज अनुभव। अनुभवेन ज्ञानम वर्धति। अनुभवेन, अनुभवेन ज्ञानम वर्धति। अनुभव से वो, उसके अनुभव से वो ज्ञान को ले रहा है, मतलब ज्ञान, उसका जो अनुभव है उसके अनुभव से वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में अनुगामी उसके मतलब उसके जो उसको जो ज्ञान मिल रहा है, उसका जो अनुभव है पहले से ज्ञान लेने का, वो अपने खुद के अनुभव से वो ज्ञान को वर्धी कर रहा है, वर्धन कर रहा है ज्ञान का। ठीक है, राजा धर्मेण अनुगामी, अनुगामी अस्ति। अनुगामी अस्ति मतलब राजा धर्म का अनुसरण करता है। अनुगामी मीन्स, ये अनुगामी मतलब क्या होता है? अनुसरण। ठीक है, अनुगामी मतलब क्या होता है? अनुसरण। तो राजा धर्म का अनुसरण करता है मतलब पालन करता है। ठीक है, एक प्रकार में बोल सकते हैं राजा धर्म का पालन करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, राजा धर्मेण अनुगामी अस्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इट इज 6 नंबर का प्रॉपर ऑप्शन अनु अव। अव का मीनिंग होता है इट इज नीचे दूर, नीचे दूर। नीचे दूर, हाँ सीधे दूर। अव नीचे दूर। अब अव के उदाहरण क्या आएंगे? अव के दैट इज अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवरक्षति, या और बहुत सारे लिख सकते हैं हम। अवभवती, अवकरोति। ठीक है, सो क्या कहेंगे? अवशेष, दूसरा आएगा अवगुण, तीसरा आएगा अवशेष, अवगुण, अवरक्षति, और
अवकरोति। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहले हम अवगुण का क्या अवतरण। अवतरण को देखेंगे, अवतरण ये अवगुण की जगह अवतरण लिख लीजिए, अवतरण। अवतरण का क्या बोलते हैं सेंटेंस? गंगा देवलोकात, गंगा गंगा में गंगा देवलोकात अवतरती, अवतरती मतलब गंगा देवलोक में अवतर करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अवतरण के बाद, इट इज अवरक्षति। अवरक्षति ना, अवरक्षति। यह सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या बनेंगे हम? संजय संजय बालकम अवरक्षति, संजय बालकम अवरक्षति मतलब संजय बालक की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये था हमारा अव। अब एक बार जाते हैं हमारा डिस 7 नंबर। अब के बाद निसा लगता है, निस। अब निस, निस नीर, जिसका मीनिंग होता है नीचे दूर। इसका मीनिंग होता है नीचे दूर। इट इज लिखिए डिस, कौन सा हमारा? अब निस नीर दूर, 7 नंबर का। इसका मीनिंग क्या होता है? पीछे दूर, 50 मीनिंग होता है नीचे दूर। और नीर का भी सेम मीनिंग होगा। ओके, इसके बाद जो नीर आएगा उसका भी सेम मीनिंग होगा, नीचे दूर। ओके, चलो उदाहरण क्या है और व्याख्या क्या है? निश्चय, निष्काम, ओके, निस्सरण, निस्वार्थ। सो देखिए उदाहरण, पहले आएगा निश्चय, दूसरा लिखते हैं हम निष्काम, निस्सरती, और चौथा निस्सरते के बाद चले एकदम लेट इज निस्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है, सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस एकदम इसके ऊपर जब देखेंगे निस्सरते के ऊपर, गंगा, ऐसे लिखते हैं गंगा, संस्कृत में गंगा ऐसे लिखते हैं, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात निस्सरती। नेक्स्ट निस्वार्थ मतलब बालक निस्वार्थ अस्ति। सिंपल एकदम सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको संस्कृत में। ओके, इतने हार्ड बता रहा भी नहीं मैं आपको। बालक निस्वार्थ, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, संज्ञा देख लेते हैं, दैट इज निस मतलब नीचे दूर। उदाहरण निश्चय, निष्काम, निस्सरती, निस्वार्थ। निस्सरती मतलब गंगा हिमालय, निस्सरती मतलब गंगा हिमालय से बहती है। निस्वार्थ बालक निस्वार्थ अस्ति मतलब बालक निस्वार्थ है, उसको कोई स्वार्थ, उसका वो खुद का स्वार्थ दिखता नहीं है, वो निस्वार्थ है। ओके, परफेक्ट मीनिंग तो मुझे भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बालक कि जो जिसको जिसका खुद का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है वो। ठीक है, निशन देखते हैं 8 नंबर का, दैट इज परपरा। निशन नीरा, एक नीरा आता है, नीरा। नीर का मीनिंग होता है सेम मीनिंग होता है नीचे और दूर।
नील का मीनिंग क्या होगा? नीचे और नीचे दो, नीचे दो। ठीक है, इसमें उदाहरण लिखते हैं हम। निर्णय, निर्माणम, निर्माणम, निर्देश और निर्माण। निर्देश, निर्माणम, निर्माणम, निर्देश, निर्माणम, निर्णय, निर्णय और चौथा क्या आएगा? निर्मल। लेडीज क्या आएगा? निर्मल। ओके, मतलब निर्देश, निर्माणम, निर्णय और निर्मल, ये हमारे 4 उदाहरण आएंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेंगे? सेंटेंस हम बनाएंगे दैट इज किससे बनेंगे सेंटेंस हम? एक तो निर्मल से बना देंगे हम, इजी वाला सेंटेंस, और एक निर्देश से बना देंगे। ओके, निर्देश से। सो अध्यापकम छात्र निर्देशति, निर्देशति, निर्देश देखिए, अध्यापकम, अध्यापकम छात्रान्, अध्यापकम छात्रान् निर्देशयति, निर्देशयति, मतलब अध्यापक छात्रों को निर्देश दे रहे हैं, मतलब रूल्स बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस सेंटेंस दैट इज निर्मल के ऊपर, निर्मल के ऊपर। सो निर्मल के ऊपर क्या उदाहरण है? दैट इज कि जलम निर्मलम अस्ति। सिंपल उदाहरण, जलम निर्मलम, जलम निर्मलम अस्ति, जलम निर्मलम अस्ति, मतलब जल निर्मल होता है, मतलब जल साफ होता है, तो उसमें कोई भी मल नहीं है, दैट इज साफ सुथरा होता है जल। ओके, सो यहाँ पे नी, यहाँ का नीर और यहाँ का नीर को ऐसा अंडरलाइन करना, नी के नीचे। ओके, अब करते नहीं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम दैट इज 9th नंबर का। दैट इज नेक्स्ट क्या है हमारा? 9th नंबर, दैट इज दूसरा। दूसरा मतलब दुष्ट, बुरा, अभाव, दुष्ट, बुरा, अभाव। दुष्ट, बुरा और अभाव। ठीक है, सेंटेंस के उदाहरण क्या क्या आएंगे? दुष्कर्म, दुशासन, दुस्साहस, और क्या आएगा? दुर्चेष्टा, दुचेष्टा, दुष्चेष्टा, दुचेष्टा। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे? दुचेष्टा, दुश्चेष्टा, हाँ, तो ऐसा आएगा श्रव और च, दुचेष्टा, दुश्रेष्टा, दुश्चेष्टा, दुष्कर्म, दुष्कर्म, और तीसरा आएगा दुष्कर्म के बाद क्या देख सकते हैं? दुष्कर्म, दुशासन, 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 और देख सकते हैं दैट इज दुशासन के बाद दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस ऐसा है। ओके, दुस्साहस, दुस्साहस। ओके, सो आधा सो। ओके, ये हो गया 4 उदाहरण। सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस क्या आएंगे? दुस्साहस का क्या आएगा? दुस्साहस, निर्बल व्यक्ति दुस्साहस, बलम व्यक्ति दुस्साहस करोति, ऐसा भी आ सकता है सेंटेंस एक दुस्साहस के ऊपर। दुस्साहस, बलम व्यक्ति, बलम व्यक्ति दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस करोति, बलम व्यक्ति दुस्साहस, बल वाला व्यक्ति दुस्साहस करता है। बताओ, किसे डरता नहीं है? दुस्साहस नहीं, दुस्साहस मतलब निर्बल है, निर्बलम, निर्बलम,
निर्बलम व्यक्ति, जो निर्बल व्यक्ति होता है वो जो साहस करता है। ओके, ठीक है। चलो, फिर दूसरा उदाहरण में रहता है लेडीज, इसके ऊपर द्विचेष्टा क्यों बनेंगे? द्विचेष्टा, द्विचेष्टा, द्विचेष्टा त्याज्यते, त्याज्यते, सिंपल सेंटेंस। द्विचेष्टा मतलब बुरे विचार, बुरे कर्म हमें त्याग कर देना चाहिए, बुरे कर्मों का और बुरे विचार का हमें त्याग करना चाहिए, इस सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, निर्बलम व्यक्ति दुस्साहस करोति, हमेशा निर्बल व्यक्ति दुस्साहस करेगा। ओके, ये थे हमारे दो सेंटेंस। इसके बाद उसके ऊपर अब देखिए 10 नंबर कट गया हमारे दूसरे दूर, दूसरा वी, दूसरा वी, दूसरा वी। अभी का मीनिंग क्या होता है? विना पृथक विशेष, वी का मीनिंग होता है, इस वी का मीनिंग होता है विना पृथक और विशेष, और विशेष। ठीक है, बिना पृथक विशेष। उदाहरण क्या आएगा? विजय, पहला उदाहरण होता है विजय। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, विजय के बाद विजय विज्ञान, विशेषम या विद्यार्थी। एक होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी। तीसरा होता है उदाहरण दैट इज विश्राम, विजय विद्यार्थी विश्राम, एंड विफल या विपुल। समुदाय बनाते, समुदाय बनाते हैं पहला विजय के ऊपर, विजय को सबसे इजी सेंटेंस बनेगा कौन सा? धर्म सदा विजय थे, धर्म सदा विजयी थे, और धर्म की हमेशा जीत होती है। दूसरा नंबर बनाते विश्राम के ऊपर, मोहन गृहम विश्राम करोति, मोहन गृहम विश्राम करोति। गृहम विश्राम करोति, जब मोहन घर में सो रहे। ओके, ए बी और ए बी अंडरलाइन करना। ठीक है, ये हमारे दो इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, समझ लायक सेंटेंस है कि पढ़ते ही आपको हिंदी में भी मतलब समझ जाएगा, मराठी में भी समझ जाएगा आपको सेंटेंस। ओके, दोनों के लिए आपको इसके मीनिंग समझ जाएंगे पढ़ते ही, पढ़ने के बाद ही चलते। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा वी और आ, एक नंबर लिखते हैं आ को आंग भी लिख सकते हैं, आंग, आंगे भी लिखते हैं, आ बोलते हैं इसको। ठीक है, 11 नंबर का है इट इज आ। आ मीन्स पर्यंत और तक, इसका मीनिंग होता है इसका आ, 11 नंबर का आ। ऐसा भी लिखते हैं इसको, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, आ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है पर्यंत और, इसका मीनिंग होता है पर्यंत और, पर्यंत और, पर्यंत और। उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण आता है इट इज पर्यंत और आ। सो आचार, आचरित, आगच्छ, आदर, आचार, आगतः, आदर, आदर, और चौथा लिखते हैं हम आचार, आदर, आगच्छ, आगच्छ। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेंगे? आदर का, आदर से बनेंगे, आदर से इजी बनेंगे तो आदर का, आदर से इजी सेंटेंस बनेगा कौन सा? कि
विद्यार्थी नाही. हा, विद्यार्थी गुरुवे आदरम करोति. विद्यार्थी गुरुवे आदरम करोति. मतलब विद्यार्थी गुरु का आदर करते हैं. ठीक है. फिर हम बनाते आगच्छति. आगच्छति. आगे से क्या बनेगा? दैट इज जनका नगरात आगच्छति. आगच्छत. जनका नगरात आगच्छत. आगच्छत मतलब जनक नगर में आते हैं. जनक नगर में आते हैं. जनक नगर में आता है. जनक है. जनक. जनकः नगरात आगच्छ. तो जनक नगर में आता है. विद्यार्थी गुरु आदर करते हैं. विद्यार्थी गुरु का आदर करते हैं. ठीक है. सो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं. ठीक है. 11 उपसर्ग फिलहाल आज के लिए इतने काफी. 11 उपसर्ग, उनके सेंटेंस, उनके एग्जाम्पल. ठीक है. तब आप याद रखिए. तब तक 11 उपसर्ग, उनके सेंटेंस और आप उनके उदाहरण पढ़िए. तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 11 बचे हुए 11 कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तो लेक्चर को एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं अपने लेक्चर को एंड करने से पहले बता देती हूँ. ठीक है. और आपको पता भी है और आप सुनते भी हो. ठीक है ना. चलो. सो हमारा जो चालू है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रेडी करके. आयुर्वेदा रियलिटी. नेक्स्ट शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज. इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है हमारा. ये भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है. आयुर्वेदा रियलिटी. तीसरा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप. सेम नाम है आयुर्वेदा रियलिटी. आयुर्वेदा रियलिटी. और चौथा हमारा शुरू है इट इज इंस्टा टेलीग्राम चैनल. BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. ओके. सो देखिए वीडियो चैनल में डेली लेक्चर चलता हूँ. जिसके कारण आपको डेली लेक्चर चलता है तो आपको करने का है लाइक और सब्सक्राइब करने का है, जिसके कारण आपको डेली लेक्चर सब्जेक्ट्स मिलते हैं. ओके. और इंस्टा पेज में डेली लेक्चर से अपडेट्स डालता हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और नोट्स डालता हूँ. ओके. और व्हाट्सएप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ. सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिए. उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को और ज्वाइन करने को अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को. ठीक है. तो आप सभी को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं. ठीक है. चलो ये मेरे 4 चैनल. सो थैंक यू.